देखिए, यंग लोगों में किडनी की बीमारी होने के जो कारण होते हैं, मेनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके बीमारी होती है, जिसमें कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो खुद ही किडनी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है और किडनी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। वैसे केस में अगर किसी भी यंग आदमी को पैर में सूजन आ रही हो, पेशाब में झाग आ रहा हो, या फिर उसको अपना जो पेशाब है वो लग रहा हो कि कम हो रहा है ना, अगर सांस फूल रही हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको किडनी की जांच जरूर। ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट और फेलियर का रेट जो होता है उसको मापने के लिए बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, तरीके होते हैं। जो हम लोगों के लिए जो मेन शॉर्ट तरीका होता है, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि भाई अगर डायलिसिस है ही तो ट्रांसप्लांट क्यों करा रहे हैं लोग ना। तो डायलिसिस अगर है तो ट्रांसप्लांट जो होता है वो लोगों को एक बेटर लाइफ देता है। डायलिसिस की थोड़ी बहुत कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जिससे कि लोगों को बार बार जूझना पड़ता है, और ट्रांसप्लांट में ऐसी शॉर्टकमिंग्स कम होती हैं। दो फेलियर किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी फेलियर होने के दो मेन कारण होते हैं। एक तो होता है या तो इन्फेक्शन और दूसरा होता है रिजेक्शन। ठीक है, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि रिजेक्शन का रेट कम हो गया है। बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं जिससे कि हम पहले ही पता कर लें कि किस पेशेंट्स को कितना रिजेक्शन होने का रिस्क है। उसके डोनर को पहले ही एक्सप्लेन कर दें कि भाई मतलब किडनी के पेशेंट को ऐसे पहले ही एक्सप्लेन कर दें कि भाई रिस्क ज़्यादा है, ये कम है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए भी दवाइयाँ आजकल अच्छी आ गई हैं, और हमारा कोशिश यही रहता है कि हम इन दोनों को बैलेंस बना के रखें। और इस अगर बैलेंस सही बैठ जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, और कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रॉब्लम ये आ जाती है अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए ना। ऐसे केस में थोड़ा बहुत किडनी के जो ट्रांसप्लांट के मरीज होते हैं या तो इन्फेक्शन हो जाए, रिएक्शन होने का चांस होता है। ये रिस्क जो होता है आउट ऑफ 100 पेशेंट्स, जो वर्ल्ड वाइड डेटा है और इंडिया का भी जो डेटा है उसमें है कि अराउंड 5% के करीब जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर 100 लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं तो अगले 5 साल तक उनकी किडनी 90 लोगों में 5 साल तक किडनी चलती है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि ट्रांसप्लांट हुआ और अचानक कुछ हो गया ना। और वो 5 साल में उनका जो लाइफ होता है वो डायलिसिस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लास्ट सवाल होगा, खान पान कितना इम्पैक्टेबल होता है किडनी की बीमारी को करने के? देखिए, नॉर्मल दिनचर्या में जो नॉर्मल हम लोगों को खान पान के लिए जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए किसी भी आदमी को किसी भी एज ग्रुप में, वो किडनी की बीमारी को प्रिवेंट करने में भी कारगर होता है ना। जैसे नमक कम खाना, नमक कम अलग से नमक नहीं लेना खाने में ना, उससे क्या कहते हैं हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ से बचना ना, शुगर की मात्रा कम रखना, ज़्यादा नहीं खाना, एक सीमित मात्रा में खाना ना। जो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं, जो पेट वाला जो होता है उसको कम, मतलब जितना कम रखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि शुगर मतलब डायबिटीज़ के लिए आपको प्रोन कर देता है। और लो फैट डाइट खाना ना, इस तरह का खाना अगर खाएंगे ना, फ्रूट्स ज़्यादा रखना अपने खाने में, इस तरह का खाना खाएंगे तो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ वगैरह से बचे रहेंगे। और अगर हाइपरटेंशन डायबिटीज़ से बचे रहेंगे तो किडनी की बीमारी से बचे रहेंगे। तो फ्रूट्स, डायबिटीज़ वाले को फ्रूट्स में कुछ ऐसा फ्रूट्स है जो नहीं खाना चाहिए या कुछ ऐसा फ्रूट्स है जो खाना चाहिए? डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स खाने चाहिए ना। कैसे कोई भी गूगल पे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट डालेगा, हाँ, जिनका कटहल हुआ, पपीता हुआ, ये सब। कटहल तो सब्जी हो गया, लेकिन क्या कहते हैं आपका, हाँ, पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, आप क्या कहते हैं नाशपाती खा सकते हैं ना। ठीक है, ये सब जो फ्रूट्स रेकमेंड करते हैं नॉर्मल नेफ्रोलॉजिस्ट, जो हल्का टाइप का होता है। अब आम नहीं खा सकते हैं, हाँ, जो ज़्यादा शुगर लेवल को बढ़ाता हो वैसे डायबिटिक लोग नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। और वही किडनी पेशेंट्स के लिए भी यही हम लोग बोलते हैं कि सेब खाएं, पपीता खाएं, अनानास भी खा सकते हैं, नाशपाती भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम का मात्रा कम रहता है। बाकी जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पोटेशियम का मात्रा ज़्यादा रहता है, पोटेशियम किडनी से ही निकलता है। ठीक है, तो जब किडनी खराब होने लग जाती है तो पोटेशियम के निकलने का जरिया खत्म हो जाता है। अगर पोटेशियम शरीर में बढ़ जाता है तो हार्ट पे असर करता है। इसीलिए
हम जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं किडनी वाले पेशेंट्स को हाई पोटेशियम रिच फूड, स्पेशली जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स होते हैं उनको उसको खाने के लिए डे मनाया जा रहा है। जी। क्यों मनाया जा रहा है? वर्ल्ड किडनी डे मनाने का मेन मकसद यही है कि लोगों को किडनी और किडनी की बीमारियों के बारे में ज़्यादा अवेयर बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, किडनी की बीमारी जैसे जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे किडनी की बीमारी बढ़ती जा रही है। ये बहुत लोगों को अफेक्ट करती है। इंडिया में कम से कम कहीं कि 100 करोड़ लोगों को क्या कहते हैं 10 करोड़ लोगों को अफेक्ट करती है। तो हम लोग अगर किडनी की बीमारी के बारे में जागरूकता ज़्यादा फैलाएंगे तो उससे किडनी की बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी और उसका इलाज हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप में कैसे समझें कि किडनी की बीमारी लक्षण क्या दिखेगा? अब कुछ लोग होते हैं जो किडनी की बीमारी के लिए ज़्यादा जिनका ये होता है, जो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किडनी की बीमारी के लिए। अब वैसे जो पेशेंट्स होते हैं मेनली डायबिटिक्स होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, जिसको बहुत दिन से डायबिटीज़ है, बहुत दिन से हाइपरटेंशन है, जिसका डायबिटीज़ ज़्यादा दिन कंट्रोल में नहीं रहा हो या फिर बीपी बहुत दिन तक बढ़ा रहा हो, तो वैसे लोग किडनी की बीमारी के लिए ज़्यादा उनको किडनी में आ सकती है। वैसे लोगों को हमेशा अपना पेशाब का जांच, जो यूरिन रूटीन का टेस्ट होता है, बहुत ही सस्ता जांच होता है, और एक क्रिएटिन का टेस्ट होता है, वो भी बहुत सस्ता जांच होता है, वो हर साल तो करा ही लेना चाहिए ना, ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या कहते हैं पेशाब की कहीं प्रोटीन का लीकेज ना किडनी में शुरू हो गया हो। अगर ये लीकेज जल्दी पकड़ा जाता है तो हमारे पास आजकल दवाइयाँ आ गई हैं जो इस लीकेज को कम कर सकती हैं और किडनी का जो लाइफ होता है उसको बढ़ा सकती हैं।